चोल साम्राज्य की कितना वैभव, कितनी गरिमा और कितना उसका विशाल। हमारे पाठशालाओं में जो टेक्स्ट बुक्स जो है इतिहास के ऊपर बहुत ज़्यादा दिल्ली केंद्रित है। इतिहास से हमारी आज की मानसिकता पर भी एक प्रभाव पड़ता है कि पिछले 1000 वर्ष पे हमारे पूर्वज सिर्फ हारते रहे। ये अंग्रेज़ों ने ये इतिहास को इस तरह पेश किया। क्यों पेश किया? क्योंकि हमें सिखाना चाहते थे तुम लोग का स्टेटस यही है। मेरा नैरेटिव क्या है इसके ऊपर? पिछले जो 1000 साल की जो कहानी है, ये लगातार हार की कहानी नहीं है। ये हमारे युद्ध की कहानी है, हमारे रेजिस्टेंस की कहानी है। हम प्राचीन संस्कृतियों में से सबसे शूरवीर सूरमाओं के हम वंशज हैं। हाउ डू यू टेक दिस डिबेट कि ये जो मंदिर तोड़ना या जो रिलीजियस प्लेसेस को, सेक्रेड प्लेसेस को तोड़ना है, वो सिर्फ रिलीजन बेस्ड ना होकर के वो एक किंगडम्स की लड़ाई थी। ये विदेशी थे, इनका भारतीय मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं। सत्य होना चाहिए, प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्य होना चाहिए, क्योंकि सत्य ही आजकल समाज में जो विष जो फैल रहा है उसे हटाए। अगर आप हमारे पिछले 1000 वर्ष की इतिहास को पढ़ें तो सबसे महत्वपूर्ण सीख जो एटलीस्ट जो मुझे जो मिली है, कई बार जब हम हारे हैं वो एकता के कमी के कारण हारे हैं, शौर्य की कमी के कारण नहीं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है, मुझे पराये शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जलाना नहीं। विंस्टन चर्चिल ने फाइल पे लिखा था कि अगर खाने की इतनी कमी है तो वो फकीर गांधी जिंदा क्यों है? ऐसा इंसान था विंस्टन चर्चिल, हिटलर से कहाँ कम है। और ये शाहजहां जब ताजमहल बना रहे थे, डेक्कन फैमिन हुआ था। इतिहास क्या है? क्या ये सिर्फ सूचनाओं का संग्रहालय भर है, या फिर इतिहास उन कथा और कहानियों की तरह है जो हम अपनी दादियों से, अपनी नानियों से, अपनी पिताओं, अपनी बड़ी बहनों और खूब सारे रिश्तेदारों और गली मोहल्ले में सुनकर आए हैं? इतिहास सिर्फ उस बोरिंग टेक्स्ट बुक से जुड़ा हुआ नहीं है जिसमें हमें तारीखें रटा दी गई कि फलाना युद्ध तब हुआ और उसकी कहानियों से हम आज तक वाबस्ता नहीं होते हैं, इसलिए हम इतिहास की क्लास में या तो सो जाते थे या कई बार मेरी तरह आप पीछे बैठकर टिफिन खाते थे। इन दिनों एक नई कोशिश में हमारे आज के मेहमान जुटे हुए हैं जो इतिहास को ये नहीं कहते कि वो इतिहास ही लिख रहे हैं, लेकिन वो हिस्टोरिकल फिक्शन, जिस विधा पर भी हम बात करेंगे, उसके माध्यम से नई कहानी कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक का नाम है अमीश। ये परिचय यहीं रुक जाना चाहिए, लेकिन मेरा लोभ संवरण है, मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने राम पर जो राम सीरीज उस पर 4 किताबें लिखी हैं। उन्होंने मेलों का मृत्युंजय जैसी 3 सिवा ट्रिलॉजी वाली किताब लिखी हैं। मूर्ति पूजा पर इससे पहले वो किताब वाला में हमारे शामिल हो चुके हैं। ये जो किताब है ये द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ पर है। 1025 और 1026 के जाड़ों के दिन थे जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया और सोमनाथ की शिवलिंग को ध्वस्त किया और उसका अपमान किया। और उसके बाद कैसे वो बताते हैं हमेश कि 5 लोगों ने, 5 में से जो दो मेन थे वो थे राजा परमार भोज मालवा के और चोल साम्राज्य के जो तमिलनाडु, बैक तमिलनाडु वहाँ के राजा, उन लोगों ने मिल करके, 5 लोगों ने मिल करके कैसे वो जाते हैं और वो अपना बदला लेते हैं, उसकी पूरी कहानी है। खूब सारे शब्द चित्रों से भरी हुई कहानी है और कई तथ्यों के साथ जुटी हुई कहानी है। इसमें कितने तथ्य हैं, कितनी सच्चाई है, इस पर हम बात करेंगे। अमीश हमारे साथ हैं, किताब वाला में आपका स्वागत है। नमस्कार लोग, थैंक यू। किताब में दाखिल होते हैं तो पहले ही सवाल से साबका होता है। इसमें आप ये कहते हैं अपने प्रेफेस में कि ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। अब इतिहास और फिक्शन के बीच में ठीक ठीक दूरियां बताने की कोशिश की गई है या बताया जाता है कि साहब इतिहास मतलब है जो तथ्य सम्मत होगा, जिसमें एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल हिस्ट्री हम पढ़कर आते हैं, और फिक्शन में कथा, कहानियां, उपन्यास, गल्प रहता है। कई जगहों पर ये बाउंड्रीज क्लियर भी होती हैं, जैसे मतलब राही मासूम रजा का जो उपन्यास है आधा गांव, या कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान है, जिसमें वो पार्टीशन की ट्रेजेडीज को अपने अनुभव के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। तो ये हिस्टोरिकल फिक्शन क्या कोई नई विधा है, या हिस्ट्री और फिक्शन के बीच में ये कैसे हम ये नई विधा बना पाए हैं? देखिए, हिस्टोरिकल फिक्शन जो जॉनर जो है, जो अंग्रेजी में जो कहते हैं, ये कई दशकों से, एक्चुअली मेरी बात मानिए तो कई सैकड़ों सालों से चलता चला आ रहा है। पुस्तकों की जगत में नहीं, सिर्फ नहीं, चित्रपट की जगत में भी। आपने ब्रेव हार्ट पिक्चर तो आपने वो देखा होगा, विलियम वॉलेस की कहानी है। इतिहास में थे विलियम वॉलेस, लेकिन उसे हिस्टोरिकल फिक्शन के रूप में आपको दर्शाया गया था ब्रेव हार्ट के द्वारा। मुगले आजम भी हिस्टोरिकल फिक्शन भी थी, तो चित्रपट में मास इसमें भी होता है। पुस्तकों की जगत में भी पोन्नियन सेल्वन जो तमिल में आई थी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद हाल में 1990s के दशक में हुआ था, वो भी हिस्टोरिकल फिक्शन ही थी। देखिए,
हिस्टोरिकल फिक्शन में महत्वपूर्ण क्या होता है कि आप इतिहास के फैक्ट्स को तोड़ेंगे नहीं। जैसे अगर मैं सम्राट राजेंद्र चोड़ा के ऊपर कुछ उपन्यास लिख रहा हूँ और मैं उसमें लिख दूं कि सम्राट राजेंद्र चोड़ा ने महमूद गजनी पर नहीं औरंगजेब पर आक्रमण किया, वो तो हो ही नहीं सकता। उन दोनों के बीच तो 600 वर्ष का अंतर है, वो हो ही नहीं सकता, वो तो एकदम गलत है, वो तो फैंटेसी में चला गया। करेक्ट। लेकिन हिस्टोरिकल फिक्शन ऐसा है जब फैक्ट्स जो है वो एकदम सही हैं, लेकिन फैक्ट्स के अलावा, क्योंकि देखिए इतिहास में क्या होता है, आपको हर फैक्ट मालूम थोड़ी ना होता है। 1000 साल पहले आपको कुछ ही चीजें मालूम होंगी, उसके उन फैक्ट्स के बीच का जो रास्ता है उसे आप अपनी कल्पना से उसे रंग सकते हैं, वो है हिस्टोरिकल फिक्शन। आप फैक्ट्स को तोड़े नहीं, जो फैक्ट्स है उसे माने कि क्या सोमनाथ जी ध्वस्त हुआ था 1026 के अंत में, विंटर में, 1026 के बिगिनिंग में, हाँ हुआ था। क्या सम्राट राजेंद्र चोड़ा उस समय के सबसे शक्तिशाली इंसान थे? हाँ। क्या वो घोर शिव भक्त थे? हाँ। क्या महमूद गजनी वो राक्षस था जिसने सोमनाथ जी पर आक्रमण किया? हाँ। क्या महमूद गजनी 1030 में मरा था और कुछ लोग कहते हैं कि उसके मृत्यु पर कुछ प्रश्न उठाए जा सकते हैं? हाँ। अब इस सब के बीच में मैंने अपने कल्पना के द्वारा एक कहानी रची है इस फैक्ट्स के ऊपर। ये है हिस्टोरिकल फिक्शन। आपकी कहानी के पहले चैप्टर में बहुत ही, एक तो चैप्टराइजेशन बहुत सुंदर है, द ब्रदर इन चेन्स, द गोल्ड दैट ब्लेड। तो जब हम गंगाईकोंडा चोलापुरम, मैंने इसलिए पढ़कर बोला ताकि गलती नहीं हुई, हाँ। है ना? जब इस राजधानी की हम बात तमिल करते शब्द है और आप हिंदी भाषी हैं, एकदम सही उच्चारण किया आपने। अरे सर, मैंने तमिलनाडु में पढ़ा है। अच्छा, पढ़ाई की है मैंने वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत कैसे आपकी शुरुआती एजुकेशन तमिलनाडु की रही? हाँ, तो मैं पैदा हुआ था मुंबई में। अच्छा। मूलतः तो हमारे पिताजी का परिवार वाराणसी का है, माँ जी ग्वालियर की हैं। लेकिन होश संभाले उड़ीसा में। बचपन तो ज़्यादातर उड़ीसा में गया, फिर माँ और पापा ने आशीष और मुझे, हम 2 जुड़वा भाई हैं, हमें तमिलनाडु में पढ़ाई के लिए भेजा था, ऊटी में लॉरेंस स्कूल। तो वहाँ पे हमने चोड़ा के बारे चोड़ा जो साम्राज्य है उनके बारे में पढ़ा। तमिल संस्कृति में रुचि बढ़ गई, रजनीकांत जी की पिक्चरें बहुत पसंद आने लगी, तो और कुछ तमिल भी सीख गया था मैं। उन्न रेंड मून नाल अंजारी एरी अट्टो पद पद, ये 1 2 3 4 5 है तमिल में कुछ। ये नंबरिंग। हाँ। अच्छा। और तमिल शब्दों का जो उच्चारण जो होता है, जो कई बार हम लोग कज़गम कह देते हैं, उत्तर भारतीय जो हैं। हाँ, जिस द्रविड़ मुनित्र कज़गम बोल देते हैं। कज़गम नहीं है, वो कड़गम है। कड़गम, मतलब हाँ, अच्छा। जैसे मराठी में वो होता है ना, हाँ, हाँ, जो 8 की तरह जो होता है, हाँ, जो इन्फिनिट ऐसा, तो उससे लगभग मिलता जुलता है। तो चोला भी चोड़ा होता है एक्चुअली। इसका प्रोनाउंसिएशन चोड़ा होगा। चोड़ा, तो जो तमिल में चोड़ा। तो इसका अगर इसको सही भाषा में कहा जाए तो कहा जाएगा चोड़ साम्राज्य। चोड़ साम्राज्य, चोड़। तो जो हलंत है वो नहीं है, चोड़। जैसे सही उच्चारण प्रभु श्री राम का, उत्तर भारत में हम लोग राम कह देते हैं कई बार, और दक्षिण भारत में जो अंग्रेजी सिर्फ पढ़े वो रामा कह देते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं सही उच्चारण है राम। राम नहीं, रामा नहीं, राम, उनका विसर्ग के साथ। हाँ, तो इनका भी चोड़ा है, चोड़ा। अच्छा, जहाँ तक मुझे मालूम है, जो मेरे तमिल सीखने की तो प्रक्रिया अनवरत हाँ, रहती है। हाँ। अमीश, हम चोड़ साम्राज्य के बारे में, मतलब आई एम 2 इयर्स बॉर्न, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता था। इसके बारे में हम जानना चाहते हैं क्योंकि हमने कुछ कुछ स्निपेट्स में तो पढ़ा है, ग्लिम्सेस में पढ़ा है कि चोड़ साम्राज्य अपने आप में बहुत ताकतवर साम्राज्य था, है ना, बहुत विशाल था। लेकिन उसके बारे में अगर 8वीं क्लास का कोई दर्शक कैमरे के पीछे से आपको जानना चाहे, सुनना चाहे, जिसमें बार बार ये बात कही जाती है कि किताबों में उतना नहीं बताया जाता क्योंकि बहुत ही दिल्ली सेंट्रिक हिस्ट्री लिखी गई है ना, खिलजी, कुतुबुद्दीन और गुलाम वंश, तमाम बातें की जाती हैं। लेकिन बाकी के जो उत्तर भारत के या दक्षिण भारत के या फॉर दैट मैटर वृहद भारत के जो भी साम्राज्य थे उनके बारे में कम जानकारी दी गई। तो उसको आप 2-3 मिनट में कैसे बताएंगे कि चोड़ साम्राज्य की कितना वैभव, कितनी गरिमा और कितना उसका विशाल। एक तो पहली बात तो आप एकदम सही कह रहे हैं, हमारे पाठशालाओं में जो टेक्स्ट बुक्स जो है इतिहास के ऊपर बहुत ज़्यादा दिल्ली केंद्रित है। खास तौर पर जो पिछले 1000 वर्ष का जो इतिहास है, जैसे कि भाई जो भी हुआ खैबर और आगरा के बीच में हुआ, बाकी देश में तो कुछ हो ही नहीं रहा था। दक्षिण भारत के में 1-2 चैप्टर तो दिखा दिया जाता है, वो कहते हैं ना मीनवाइल इन द साउथ। लेकिन आपने सही कहा, पश्चिम भारत, सेंट्रल भारत, पूर्वी भारत कुछ नहीं दिखाया जाता है, वहाँ उनको तो मीनवाइल भी नहीं मिलता। तो इस पे थोड़े बैलेंस की ज़रूरत है।
सुधार होना चाहिए टेक्स्ट बुक। मैं दिल्ली की महत्वता को नकार नहीं रहा हूँ लेकिन सिर्फ दिल्ली महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सब भी हैं। भी और ही का डिफरेंस हाँ करें आप। बस। अब जहाँ तक चोल साम्राज्य का है, जो चोल राज परिवार था 1000 वर्ष तक चला। तिमुरिद मुगल सिर्फ 200 साल तक चले, 200 सवा 200 साल, ये 1000 वर्ष से ज़्यादा चले ये चोल साम्राज्य। और उनका जो एकदम जो पीक था सम्राट राजराज चोला और सम्राट राजेंद्र चोला के समय था। उस समय सम्राट राजेंद्र चोला का जो साम्राज्य था, दक्षिण भारत, लगभग पूरा दक्षिण भारत, लगभग पूरा पूर्वी भारत, बंगाल, वो सब पूरा, साउथ ईस्ट एशिया का लगभग पूरा भाग, अंडमान निकोबार, श्रीलंका, जो बे ऑफ बंगाल, जो मैं कई बार ये कहा हूँ कि बे ऑफ बंगाल जो है वो एक तरह से राजेंद्र चोला जी का तालाब था, एक तरह से वो पूरे उनके नियंत्रण में था। उनका जो साम्राज्य जो था, उसकी आबादी देखी जाए, शेयर ऑफ जीडीपी देखी जाए, तो अकबर से भी ज़्यादा विशाल था उनका। अब हमारे इतिहास के बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ये, मतलब आप ये छवि तो नहीं जमेगी आपके दिमाग में, क्योंकि उनके बारे में सिखाया नहीं गया और ये दुख की बात है, सिखाना चाहिए। और एक और बात मैं आपको कह दूं चोल साम्राज्य के बारे में, सिर्फ विशाल नहीं थे, उनका नज़रिया भी अलग था, धार्मिक था। उनके जो विशाल आप जो आर्किटेक्चर जो देखेंगे, बिल्डिंग्स जो देखेंगे, वो उनके महल नहीं थे, उनके मॉज़िलियम्स नहीं थे, वो थे मंदिर, वो थे विश्वविद्यालय, वो थे कनाल्स, वो थे बंदरगाह, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, ज़्यादा पैसा उसमें खर्चा करते थे, इसीलिए वो इतना समृद्ध था। ये साम्राज्य का पैसा राजा के अय्याशी पर नहीं जाता था, प्रजा के भला के ऊपर जाता था, भलाई के ऊपर जाता था। ये एक अलग नज़रिया था उनका। उन्होंने, राजेंद्र चोला और राजराज चोला ने कैनाल्स बनाए हैं जो आज तक तमिलनाडु में, मतलब पानी उसमें आज तक बह रहा है। तो सोचिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस जमाने में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बावड़ियों में, नौलों में। हाँ, ये और उन्हीं के बहुत एक खास एलाय थे महाराज भोजदेव परमार, मालवा, जो, हाँ, जो सेंट्रल इंडिया के थे, जो उसमें भी बड़ा मेन कैरेक्टर हाँ, बनते हैं। तो राजेंद्र चोला के वो एलाय थे। तो भोजदेव परमार जी ने भी वो कई तालाब बनाए थे, भोपाल के सब वो जो झील जो है उन्हीं ने तो बनाए थे। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा निवेश किया जाता था, ना कि राजा के अय्याशी में, कि भाई मेरे लिए बड़ा महल बना दो, मेरे लिए बड़ा मौज़िलियम बना दो। उससे प्रजा का क्या फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल। यही बात मैं, जब हम लगातार हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम यही कहते हैं कि इस बात का क्षोभ तो हो कि हमको स्कूल के दिनों में, जैसे मेरी स्कूलिंग कुछ 7-8 साल पूरी हुई है, 12वीं मैंने 2017 में की थी, तो इस बात का खूब क्षोभ तो हो कि हमको इतिहास के उन नायकों के बारे में, उन घटनाओं के बारे में, उन चरित्रों के बारे में उतनी सूचनाओं से लैस नहीं किया गया जो हमें बेहतर बना सकती थी। पर बात है कि खूंटा गड़ा था, खूंटे से हाथी बनता था, हाथी चला गया, खूंटा वहीं पड़ा हुआ है। अब हम आगे क्या करें? हम आगे उसको, या तो हम अब उस चिड़े कुड़े कुंठा के साथ आगे बढ़े कि साहब हमको बताया नहीं गया, या हम और मेहनत करें, इस तरह की किताबें पढ़े। भी अनिरुद्ध काना सेठी ने चोल साम्राज्य पर एक किताब लिखी, आप उससे डिसएग्री करें, एक बुक तो एक आइडिया ही है, आप कहेंगे साहब इस बात से डिसएग्री करता हूँ, एक बेहतर आइडिया लिखूंगा मैं, अच्छी पुस्तक, पर अच्छा स्कॉलर है वो। जी, पर हम खूब कोशिश करें कि जिन बातों से हम अनभिज्ञ थे उनको, सूचनाओं को प्राप्त करें। इसकी आलोचना हो सकती है कि, और बिल्कुल होनी भी चाहिए, कि हमको कुछ चीजों पर कम फोकस किया, कुछ पर ज्यादा किया गया, लेकिन अंततोगत्वा बात यही है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उन सूचनाओं से अपने आप को लेस करने के लिए, तब जब आपके पास अपॉर्चुनिटी और एनर्जी दोनों है। दीपक, महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास से हमारी आज की मानसिकता पर भी एक प्रभाव पड़ता है। हाँ, एक थोड़ा ये बताइए अमीश प्लीज। ये जैसे आप देखेंगे, हमारे इतिहास में एक तरह से हमें सिखाया गया है कि पिछले 1000 वर्ष पे हमारे पूर्वज सिर्फ हारते रहे। एक आक्रांता आता था खैबर से, पानीपत में लड़ाई होती थी, वहां पे हम हारते थे, या तराइन वाले। हाँ, जहाँ भी, मतलब मैं एक व्हाट्सएप की तरह बता रहा हूँ, ट्विटर की तरह, कि तराइन कहीं पे भी एक लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, हमारे लोग हारते थे, और नया एक आक्रांता आ गया और हमारे ऊपर राज कर रहा है, और 50-100 साल बाद एक नया आक्रांता आ जाएगा। यही हमें सिखाया गया है। ये अंग्रेजों ने ये इतिहास को इस तरह पेश किया। क्यों पेश किया? क्योंकि हमें सिखाना चाहते थे, तुम लोग का स्टेटस यही है, तुम लोग 1000 साल से गुलाम रहे हो, सर उठाने की कोशिश मत करो, जब भी सर उठाओगे सर कुचल दिया जाएगा। ये हमें साइकी, मतलब देखिए, जब गुलाम
कि मानसिकता ऐसी हो जाए कि उसे चाबुक की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सर झुका देता है, तो मतलब भाई जो मास्टर था उसका काम हो गया, उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं। यही एक मानसिकता हमें हमारे इतिहास में सिखाई गई थी। स्कूल में मेरे मन में ये बात उठी थी कि अगर हम 1000 साल से हर बार हार ही रहे थे तो हम जिंदा क्यों हैं? हम तो मर जाने चाहिए थे। जोरास्ट्रियन चले गए, हाँ जोरास्ट्रियन का इकलौता दिया शायद हिंदुस्तान में ये था। हाँ, वहाँ वहाँ पे जो आतिश थी वो तो मर गई है, और ज़ोरास्ट्रियन जो परंपरा है वो केंद्र है उनके आग के ऊपर, अगर वो बुझ गई तो गई। वहाँ पे तो लास्ट जो सेंसस था ईरान में, ज़ोरास्ट्रियन जो है 0.5 या कम बच- प्रतिशत ही है, लगभग भर ही गए हैं, है ही नहीं वहाँ पे। भारत में है। और ऐसे तो कई कितने प्राचीन सभ्यताएं थीं जो यही आक्रांता, जो यहाँ आए थे, अरब, फारसी, तुर्की, ज़्यादातर तो तुर्की थे जो हमारे जो आक्रांता थे उस जमाने, जिन्हें हम दिल्ली सुल्तान मुगल कहते हैं, वो सब तुर्की थे। फिर उनके बाद अंग्रेज, फ्रेंच, डच, ये सब पूरे दुनिया भर में गए थे। सब लगभग सब जो प्राचीन सभ्यताएं थे सबको समाप्त कर दिया। हम आज भी जिंदा हैं 1000 साल बाद। तो मेरा नैरेटिव क्या है इसके ऊपर? पिछले जो 1000 साल की जो कहानी है, ये लगातार हार की कहानी नहीं है, ये हमारे युद्ध की कहानी है, हमारे रेजिस्टेंस की कहानी है। किसी ने हमारे संस्कृति को हमें खैरात में नहीं दिया है, हमारे पूर्वजों ने लड़ के इसे बचाया है। हम किसी किसी कायर कौम के वंशज नहीं हैं। हम प्राचीन संस्कृतियों में से सबसे शूरवीर सूरमाओं के हम वंशज हैं, क्योंकि एक वही थे जिन्होंने अपनी संस्कृति को बचा के रखा। और मैं दोहरा रहा हूँ, किसी ने हमारे ऊपर कुछ एहसान नहीं किया है, हमारे पूर्वजों ने लड़ के हमारे संस्कृति को बचाया है। बार बार युद्ध करते, देखिए कुछ युद्ध हारेंगे, कई युद्ध जीतेंगे भी, तभी तो हम जिंदा रहे। और आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता एक युद्ध के हार से नहीं मरती, तब मरती है जब आप हथियार डाल देते हैं कि भाई अब सहन नहीं होता, आप हमारे मंदिर तोड़ दीजिए, सब कुछ नष्ट कर दीजिए, हम आपके ही हो जाते हैं, आपके गुलाम हो जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने ये कभी नहीं किया। ये है मेरे हिसाब से पिछले 1000 वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण कहानी। हम में वो जज्बा होना चाहिए कि हम किसी कायर कौम के वंशज नहीं हैं, वो जज्बा होना चाहिए। हमसे ज़्यादा, हमारे पूर्वजों से ज़्यादा सूरमा और कोई नहीं था। अमीश, मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ वो संभावनाओं का सेतु है। मुझे दोनों पक्षों को समझना है, दोनों पक्षों की बात करनी है। बड़ी अच्छी शब्दावली है आपकी। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब हम इसमें 1025 और 1026 के जाड़ों में जब हम महमूद गजनी के आक्रमण की बात करते हैं, और खूब सारे और आक्रमणों की बात होती है, औरंगजेब पर लगातार इस तरह के आरोप लगते ही हैं, तो जब ये औरंगजेब वाली बहस भी चल रही थी तो एक पक्ष आता है बार बार, और वो काफ़ी रेनोड हिस्टोरियंस है, वो ये कहते हैं कि हिंदू राजाओं ने भी एक दूसरे के मंदिर तोड़े थे। उनका ये तर्क आता है कि मंदिर तोड़ना वहाँ एक किस्म का साइको डोमिनेंस था, कि हम तुम्हारे ईस्ट को हटा रहे हैं क्योंकि अब हमारे ईस्ट यहाँ पर पदस्थापित होंगे, है ना, वो पदच्युत करने का वो तर्क था। सो हाउ डू यू टेक दिस डिबेट कि ये जो मंदिर तोड़ना या जो रिलीजियस प्लेसेस को, सेक्रेड प्लेसेस को तोड़ना है, वो सिर्फ रिलीजन बेस्ड ना होकर के वो एक किंगडम्स की लड़ाई थी? देखिए, इसके पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, पहले ये बात जरूर कह दूं कि एक गलती हमारे एस्टैब्लिशमेंट हिस्टोरियंस ने की थी कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को क्रिश्चियन इन्वेजन नहीं कहा, लेकिन तुर्की कॉलोनियल रूल को इस्लामिक इन्वेजन कह दिया। इसमें ये क्या कठिनाई हो गई कि जो एक भारतीय और विदेशियों के बीच में एक युद्ध था, उसे हिंदू मुस्लिम युद्ध करार दिया। और ये मेरे हिसाब से ये फॉर्मुलेशन तो अंग्रेजों ने किया था, षड्यंत्र था मेरे हिसाब से। इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। 47 के आज़ादी के बाद इसे बदलना चाहिए था। और मैं हर जो एस्टैब्लिशमेंट हिस्टोरियन है, इतिहासकार से मैं पूछता हूँ बार बार, आप ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, पोर्टुगीज कॉलोनियल रूल को कभी क्रिश्चियन इन्वेजन नहीं कहते हैं, तुर्की कॉलोनियल रूल को इस्लामिक इन्वेजन क्यों कहते हैं? वो विदेशी थे। जिन्हें हम मुगल कहते हैं, वो खुद अपने आप को तैमूरीद कहते थे। तैमूर तो तुर्की था। दिल्ली सुल्तान भी सब के सब तुर्की थे। वो उर्दू में बात नहीं करते थे, उर्दू हमारी भाषा है। वो तुर्की या फारसी में बात करते थे। वो हमारी तरह दिखते भी नहीं थे, रणवीर सिंह या ऋतिक रोशन की तरह नहीं दिखते थे। वो हमें वो चाइनीज दिखते, लेकिन वो चाइनीज नहीं थे,
वो सेंट्रल एशिया से आए थे, स्टेपलैंड से आए थे, विदेशी थे, खुद अपने आप को भी विदेशी ही मानते थे। तो एक ये बात मैं दोहरा दूँ, ये फैज़ी अहमद जो एक पसमानदा मुसलमान एक बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि तैमूरीद मुगल साम्राज्य में, आगरा में पसमानदा जो मेन जो पैलेस था, पसमानदा मुसलमान को अंदर आने नहीं दिया जाता था। कुछ अपर कास्ट हिंदूज को जाने दिया जाता, जो नोबल्स थे, ठीक है। आप उनके जो नोबल्स की सूची पढ़ें औरंगजेब तक, ठीक है, ज्यादातर जो नोबल्स थे वो सब विदेशी थे, ज्यादातर तो तुर्की थे, लेकिन कुछ फारसी, अरबी, ठीक है, और कुछ हिंदू थे, अपर कास्ट हिंदूज, कुछ, ज्यादातर अपर कास्ट हिंदूज पर भी बहुत शोषण होता था, भारतीय मुसलमानों पर भी शोषण, ये कहना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्या, अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि क्या वो जो शोषण कर रहे थे मजहब के ऊपर कर रहे थे, और कि हिंदू या बौद्ध राजाओं ने भी कुछ, भाई राजा अशोक ने भी तो, सम्राट अशोक ने भी तो कलिंग उस समय हिंदू था, सम्राट अशोक, भाई कुछ अशोक अवधान में तो कहते हैं कि वो पहले बौद्ध बन गए थे और फिर उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, लेकिन उसे भी एक बौद्ध हिंदू इसमें तो बता, वो कंटेस्टेड है, पैट्रिक ऑलिव ने किताब हाँ, लिखी है उस पर। हाँ। जी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक मर्डर और एक जेनोसाइड में फर्क होता है, जैसे स्केल का फर्क होता है। अगर यहाँ पे आपको उदाहरण सिर्फ 5 या 10 मिलेंगे और यहाँ पे आपको 30,000 मिलेंगे, तो फर्क तो है ना, करेक्ट। दूसरी बात, और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, कि खुद उनके जो लोग हैं, अगर कोई एक कार्य करता है तो क्या दूसरे उस समय के जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं, क्या उसका समर्थन करते हैं, और वो खुद अपने बायोग्राफी में इसके बारे में कैसे लिखते हैं। यहाँ पे दूसरा फर्क है, जैसे सम्राट अशोक की जो कहानी थी, उसे तो अंग्रेजी शासन काल में रिवाइव किया गया। हमारे उस जमाने के जो बौद्ध भी थे, वो भी कहते थे उन्हें बहुत गलत किया, जो कलिंग में जो किया। तोरमन जो एक हिंदू राजा थे, जिन्होंने दुख की बात है क्योंकि मैं भी शिवपंथी हूँ, वो शिवपंथी थे, तोरमन सेंट्रल एशिया से आए थे, उन्होंने सिर्फ बौद्ध या जैन इस पर नहीं, वैष्णव मंदिरों पर भी प्रहार किया। तोरमन, उस समय के शैव पंथियों ने भी उनकी आलोचना की है कि क्या कर रहे हो, ये गलत काम है। और आप किसी भी इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगे, कोई भी शिवपंथी नहीं कहता है कि तोरमन ने अच्छा काम किया। मैं खुद उनको, और आपने तो तोरमन का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि जो भी उस समय की भी, मैं आज की बात नहीं, कि उस समय की भी जो शिवपंथी थे, ये गलत काम हो रहा है, देवालय है, वहां पे प्रहार नहीं होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि कुछ बार हुए थे, हाँ, लेकिन उस 10, 15, 20 में और 30,000 में फर्क होता है। दूसरा, उस समय के जो लोग थे उसे आलोचना करते थे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो तुर्की या फारसी में लिखे गए हैं तारीख फरिश्ते, जो इस बात पे, अरे इतने ब्राह्मणों को मारा और इतने मन इकट्ठा किए गए, अरे मासिरी आलमगिरी में उसने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया, अभी तो वो उसे जन्नत मिलेगा। तो ये एक, मतलब आप कह सकते हैं आइडियोलॉजी का भी फर्क है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये विदेशी थे, इनका भारतीय मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं है। और मैं जातिवाद की भी आलोचना करता हूँ, लेकिन अगर किसी दूसरे ने कुछ जाति के ऊपर कुछ दुष्कर्म किया है, कुछ बुरा काम किया है, उसका किसी दूसरे, मतलब आज के किसी सवर्ण से कुछ लेना देना है, कि उसने कुछ थोड़ी ना किया है अपने आप, तो उसकी मैं आलोचना कर सकता हूँ। कम्युनिटी गिल्ट में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि औरंगजेब की मैं आलोचना करूं, उसका आज के कुछ भारतीय मुसलमान से लेना देना है, या मैं तोरमन की आलोचना करूं तो उसके आज के क्षत्रियों से कुछ लेना देना है, उनके क्या लेना, उनके बीच में कुछ संबंध नहीं। आप कह रहे हैं न्याय होना चाहिए, रेट्रिब्यूशन नहीं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसके बारे में बात भी मत करो। जैसे हमारे देश में 2 बड़े हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइन्स हैं, एक कास्ट का, एक रिलीजन का। हाँ, और जो जेंडर का तो है ही ऑब्वियसली, हाँ, लेकिन जेंडर तो पूरे विश्व भर में है, सिर्फ भारत में तो नहीं थी। और भारत में आप कई बार कह सकते हैं, प्राचीन जमाने में तो हमारे यहाँ तो बहुत इक्वालिटी मिलता था। हमारे यहाँ पे पिछले
1000-1500 वर्ष में हाँ बहुत बुरा हुआ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देयर विल बी डिबेट ओवर दिस, ठीक है उसके ऊपर भी डिबेट करेंगे। लेकिन जो कास्ट और रिलीजन पे आप देखेंगे हमारे पब्लिक स्क्वायर जो डिबेट है, इसमें ये एक दुखद बात है, जो वामपंथी एक्सट्रीमिस्ट हैं बोलते हैं सिर्फ कास्ट पे बातचीत की जाए, जो मजहब के ऊपर है नहीं ये तो कुछ हुआ नहीं, हम तो गजल गा रहे थे, सितार बजा रहे थे। और जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं वो बोलते हैं सिर्फ मजहब पे बात की जाए, नहीं जाते ये इतना कुछ नहीं था। और सबने अपने अपने दड़बे पकड़ रखे हैं, अपने अपने धड़े हैं, कोई भी उस वैचारिक बाड़ेबंदी से इतर होकर सब समस्याओं पर, दुख की कोई भाषा नहीं होनी चाहिए, उस पर बात करना चाहते हैं। और दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं, राम बनाए जोड़ी। क्योंकि देखिए अगर आप एक फॉल्ट लाइन पे बात करेंगे दूसरे पे नहीं, ये तो दोहरा मतपंथ है, ये तो हिपोक्रेसी है ना। मैंने जातिवाद के ऊपर भी बहुत बार बात की है, वो आप जानते हैं, आपने मेरी पुस्तकें पढ़ी भी हैं, मैंने आलोचना की है। और मैं इसकी जो मजहब के ऊपर और सिर्फ तुर्कियों ने नहीं किया, पुर्तगालियों ने जो गोवा इंक्विजिशन तो किया था, अंडमान निकोबार का जो दादरा नगर हवेली दमन द्वीप का जो पूरा एवोल्यूशन है पूरा का पूरा, उस पर पूरी किताब है नीरज की। तो दोनों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, बिना नफरत के, बिना ये कहे कि आज के किसी, आपने जो एकदम सही कहा, सत्य होना चाहिए, प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्य होना चाहिए, क्योंकि सत्य ही आजकल समाज में जो विष जो फैल रहा है उसे हटाएगा। ठीक, इस चर्चा को आपकी किताब के एक सिरे से मोड़ता हूँ। तीसरे चैप्टर को मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उसमें इकबाल और सोमेश्वर जैसे जो व्यापारी हैं वो भी आते हैं, और वो भी बढ़ चढ़ करके खूब सारी रणनीति के स्तर पर और एक्ट के लेवल पर वो बहुत उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे ये थोड़ा सा उसका हिंट लगा कि ये सिर्फ राजाओं की लड़ाई नहीं थी, इसमें सोचने वाले व्यापारी जो हैं, कहा और जो अलग अलग पेशे में काम करने वाले हैं वो भी इसमें खूब शामिल है। तो ये जो लड़ाई है सिर्फ 5 राजाओं की एक रणनीति थी जिसमें वो बदला ले जाते हैं महमूद गजनी से, या ये फिर बाकी सब लोगों का एक कॉमन साइकी था कि हमें अपने ईश्वर के, अपने इष्ट की, उसके अपमान का, उसकी इज्जत का, उसका बदला लेना और भारत माँ का बदला लेना है। देखिए एक तो आपने जो नाम में कह दिया सोमेश्वर और इकबाल, मैं अपने पुस्तक में बार बार ये विविधता में एकता की बात करता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा लक्ष्य ये है कि आज के समाज में बंटवारा ना किया जाए। तो हिंदू मुस्लिम, पुरुष स्त्री, पूरे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों के लोग सब एकजुट होके एक विदेशी पर, क्योंकि महमूद गजनी ने हमारे इष्ट को, हमारे प्रभु को, उनके मंदिर को इतना बुरा काम किया वहाँ पे, हमें अपना प्रतिशोध चाहिए। तो एक तो ये बात है, लेकिन दूसरी बात ये एकता सिर्फ मतलब जो अगर हमें लड़ाई करनी है होल ऑफ सोसाइटी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे योद्धा ही जाएंगे, ट्रेडर्स को भी करना पड़ेगा, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्हें भी करना पड़ेगा। आज के भी जियोपॉलिटिकल अगर आप देखेंगे जो एटमॉस्फेयर जो है, अगर हमारा जो पश्चिमी जो नेबर है उसके खिलाफ अगर युद्ध करना है तो सिर्फ सेना की वो जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की है। अगर हम उनके ऊपर अच्छा प्रहार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी अच्छा काम किया, हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो खुद डिफेंस कंपनीज खड़ी कर रहे हैं। हम सब अगर हम बॉयकॉट करें तो फिर पाकिस्तान के पास उतना पैसा नहीं होगा कि हमारे खिलाफ युद्ध कर पाएं। तो पूरे समाज को एक होना पड़ेगा, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। आप महाराणा प्रताप की का उदाहरण देख लें, जब उन्होंने युद्ध किया था तो उनके साथ भील भी जुड़े थे, उनके साथ कई बिजनेसमैन और ट्रेडर्स भी जुड़े थे, क्योंकि उन्हें धन की ज़रूरत थी। कम्युनिटी, हाँ, पूरी कम्युनिटी जब एक हुई थी तभी तो वो इतने सालों तक वो लड़ पाए। तो अगर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ हमें लड़ना है, एकता की ज़रूरत है। और अगर आप हमारे पिछले 1000 वर्ष की इतिहास को पढ़ें तो सबसे महत्वपूर्ण सीख जो एटलीस्ट जो मुझे जो मिली है, कई बार जब हम हारे हैं वो एकता के कमी के कारण हारे हैं, शौर्य की कमी के कारण नहीं। क्योंकि कई बार भारत में किले का दरवाज़ा अंदर से ही खुला है, कई बार, ये दुख की बात है। आपके जो देखने वाले हैं, अगर जो मराठी हैं, कान्होजी आंग्रे का तो नाम सुना होगा जी। कान्होजी आंग्रे की जो इतनी विशाल जो अच्छी नौसेना थी, ध्वस्त क्यों हुई? क्योंकि एक तरफ पे वो
यूरोपियन से लड़ रहे थे और दूसरे तरफ अपने खुद मराठा सेना के साथ लड़ रहे थे। जब हम एक दूसरे के साथ ही लड़ेंगे तो भाई विदेशी को हमें हराने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, हम खुद अपने आप को हरा देंगे। शकील बदायूनी का एक शेर है जिसे बेगम अख्तर, जो बिल्कुल दादी की तरह लगती है उनकी आवाज़, उन्होंने इसे गाया भी है बहुत सुंदर कि मेरा अज़्म इतना बुलंद है, मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जलाना नहीं। हाय हाय हाय, तो वो जो डर है वो वहीं से आ रहा है। आपकी कशिश की बात है, जी। लेकिन दुख की बात है, ये बहुत बार हुआ है हमारे साथ, बहुत बार हुआ है हमारे साथ। ये 1857 का भी जो पहला इंडिपेंडेंस युद्ध था, हम लोग क्यों हारे? क्योंकि हम में से कई लोगों ने जबकि अंग्रेजों का वो साथ एक दिया। बहुत ही कॉमन एफर्ट है, मतलब उसको देखिए आप, जिस तरह क्राउन के पास जाती है सत्ता और तमाम तरह की चीजें होती हैं जिसमें सब लोग मिलकर के बहादुर शाह जफर, जिनका लालम से पालम तक का शासन बचा था, उनको कहते हैं आप राजा हैं, और उधर से तात्या टोपे आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रही है मराठा, क्योंकि ज़्यादातर जो सेना थे वो मराठा, फिर अपने पूरा भी आए, इतने लोग थे, मतलब मैं बोल रहा हूँ रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो लेकिन इतना फिर भी क्योंकि अपने ही लोगों ने साथ नहीं दिया, क्या करें? आप 98 चलिए हमारा बाग की कहानी देखिए, गोरे ने तो ऑर्डर दिया था ना, सिर्फ जनरल डायर ने, गोली चलाने वाले तो अपने ही लोग थे। अच्छा, क्या करें? इस पर हम थोड़ी और बात करें चोल साम्राज्य पर, जहाँ पर मेरा पहला सवाल छूटा था। राजधानी की जब आपने बात की है तो आपने देखा है कि जो आपने लिखा है कि जो गोल्ड है उसको पाने के लिए बहुत सारा संघर्ष हुआ। तो सोने की कितनी महत्व रही थी उस पूरे दौर में, जब हम चोल साम्राज्य पर जाते हैं उससे पहले भी देखते हैं, और फिर ये इसके चैप्टराइजेशन की प्रक्रिया इस किताब की कैसे बनती चलेगी, जैसे द प्रिजन दैट एस्केप वाली जो चैप्टराइजेशन है। सो हाउ डिड यू फाइंड आउट? देखिए आजकल जो मंदिर जो हैं हमारे, वो ज़्यादातर सरकार के अधीन है, आप जानते होंगे। सिर्फ एक मज़हब है, एक पंथ है जिसे अपने अपने मंदिर को चलाने की आज़ादी नहीं दी जाती, वो है हम हिंदू। मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, सरकार उनके मतलब चर्च, मॉस्क और गुरुद्वारा को टेक ओवर नहीं कर सकती। अम, लेकिन जब मंदिर हमारे संप्रदाय चलाते थे, तो उसमें जो दान जो दिया जाता था, कई लोग दान करते थे, तो वहाँ पे बहुत सोना होता था। संजीव सान्याल ने उसके ऊपर लिखा है कि मंदिर कई बिजनेसमैन को लोन्स भी देते थे कि वो जाके अपना ट्रेड करें और मंदिर को फिर वापस वो आके वो दान दें, और मंदिर उस धनराशि से बहुत चैरिटी काम करती थी। जो हमारा जो प्रसाद होता था वो मुफ्त खाना होता था सबके लिए। उत्तर भारत में तो कई जो एक भी प्राचीन मंदिर तो खड़ा नहीं है, सब ध्वस्त हो गए, लेकिन दक्षिण भारत में है, आज भी ये परंपरा है। दक्षिण भारत में कई मंदिरों में अगर आप जाएंगे, जो वहाँ का जो पुरोहित होगा वो मंदिर के बाहर जाता है, घंटी लेके 3 बार ऐसे घंटी बजाता है, और अपनी भाषा में कहे कोई भूखा है क्या, कोई भूखा है क्या, कोई भूखा है क्या, और उसे खाना या प्रसाद दिया जाता है। वो पाठशालाएं चलाते थे, मुफ्त पाठशालाएं। वो ग्रेनरीज, क्योंकि अगर भाई फसल ना चली उस साल तो लोगों को खाना चाहिए होता था, तो मंदिर, वो तो चैरिटी वर्क बहुत होता था। जो वर्षा ऋतु में जो पानी आता था तो टेम्पल पॉन्ड में इकट्ठा होता था ताकि लोगों के काम आए। तो चैरिटी वर्क बहुत, इसलिए वहाँ पे सोना बहुत होता था, क्योंकि एक तरह से आप देखेंगे ट्रेडर, टेम्पल और राजा सब एकजुट होके मंदिर के द्वारा लोगों का भला करते थे, इसलिए वहाँ पे सोना बहुत होता था। तो अगर कोई आक्रांता आके मंदिर पर प्रहार करे, जो अगर उसने प्रतिमा जो थी उसको अगर तोड़ डाला, तो हमारी आत्मा, हमारे अध्यात्म को तो ठेस तो पहुंचती थी, लेकिन अगर वो सोना वहां से ले जाए तो पूरा जो सिस्टम होता था, जो प्रणाली होती थी समाज को एकजुट करने का, कोष मेरुदंड है। चैरिटी का, गरीबों के, हमारे यहाँ फैमिन क्यों नहीं होता था पहले, लेकिन जैसे तुर्की साम्राज्य शुरू हो गया और फिर अंग्रेजों के शासनकाल में एक के बाद एक फैमिन होते रहे। बंगाल के उस पर तो विलियम डैलिम्पल ने लिखा है अनार्की में, हाँ, कि कुत्ते मोटे हो गए थे, इतनी ज्यादा लाशें वहां गिरी हुई थी हुगली के पास। और विंस्टन चर्चिल ने फाइल पे लिखा था कि अगर खाने की इतनी कमी है तो वो फकीर गांधी जिंदा क्यों है, बताइए। ऐसा इंसान था विंस्टन चर्चिल, हिटलर से कहाँ कम है। लेकिन और ये शाहजहां जब ताजमहल बना रहे थे, डेक्कन फैमिन हुआ था, करीब 40 लाख लोग मरे थे वहाँ पे। ये तो उन्हीं के समय के रिकॉर्ड्स में है। लेकिन उन्हें तो ताजमहल बनाना था, कैनाल थोड़ी ना बनाना था। कैनाल से लोगों का फायदा होता, ताजमहल से उनके प्रेम की गाथा कही जाती।
तो फैमिन्स बहुत हुए तुर्की और अंग्रेजों के शासनकाल में। प्राचीन जमाने में क्यों नहीं होता था? क्योंकि मंदिर ये चैरिटी करते थे अपने धन के द्वारा, तो फैमिन्स कभी नहीं होते थे। फैमिन्स बहुत कम थे, इसलिए तो हमारी आबादी इतनी ज्यादा थी। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस किताब पर। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि हमारे पास यूनिटी नहीं थी और इस वजह से हम बहुत सारे युद्ध हम उसमें अच्छा परिणाम नहीं पा पाए, हम हार गए। लेकिन आपकी किताब में मैं देखता हूँ इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं और 5 बिल्कुल डिफरेंट हैं। मतलब कुछ आपने उसमें बनाया, जैसे नरसिम्हा का आपने कैरेक्टर बनाया, लेकिन उसमें बहुत अलग-अलग इलाकों से आए हुए हैं। जैसे भोज जो आए हैं वो मालवा से आए हैं हाँ, और वो बिल्कुल डाउन साउथ में है ना? चोट साम्राज्य। बंगाल से भी एक है, करेक्ट। तो ये शिमला यूनिटी से भी एक कैसे है, डेवलप कश्मीर हुई से और भी। इसके कितने उदाहरण हैं हमारे पास में? या इसी को आपने कैसे आपने क्या ये आप या जैसे एक लेखक करता है ना कि कई बार वो हिस्ट्री के इनजस्टिस को अपनी लेखनी में उसको थोड़ा हील करना चाहता है ना? जिसमें वो छोटा उदाहरण दूँ आपको, एलुस शफ़क़ मेरी सबसे प्रिय लेखकों में से एक है। हाँ, बहुत अच्छा लिखती है। तो एलुस शफ़क़ ने जो एक सिमेट्री वाली किताब लिखी उसमें वो गईं, वो इस्तांबुल के बाहर एक सिमेट्री पर गईं और वहाँ पर ऐसी कब्रें हैं जो अनमाइग्रेटेड लेबर हैं, जिनका कोई नाम-लेवा नहीं है, जो सिर्फ़ एक नंबर बनकर रह गई हैं हमारी सांख्यिकी में, लेकिन मनुष्य सिर्फ़ एक आँकड़ा भर नहीं है। तो एलिफ शफ़क़ उनमें से कोई एक कब्र लेती हैं और उसको ह्यूमनाइज़ करती हैं। वाह। तो क्या आपने भी जो हमारे पास में हुआ, जिसमें यूनिटी नहीं थी, उसको हील करने के लिहाज़ से 5 कैरेक्टर्स चुने या इसके कुछ उदाहरण वाक़ई में हैं? कुछ उदाहरण हैं। हुँ, दुःख की बात है कि वो उदाहरण बहुत कम है। हुँ, शायद इसलिए हम हार गए इतनी बार। जैसा मैंने कहा, शौर्य की कमी नहीं थी, बस एकता की कमी थी। अच्छा। शायद मैं एक तरह से अपनी पुस्तकों के द्वारा एक प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा हूँ हम भारतवासियों के साथ कि देखिए, इतने सैकड़ों सालों बाद हमें फिर से एक अवसर मिला है। भारत माँ अभी फिर से उसी दर्जे तक पहुँच सकती हैं जहाँ वो कभी थीं। जहाँ पूरा विश्व हमें विश्व गुरु के रूप में देखता था। आप पहला मिलेनियम देख लीजिए तो भारत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा धनवान, सबसे ज़्यादा ज्ञानी सभ्यता था, संस्कृति था, सिविलाइजेशन था। लेकिन अगर एकता आज के ज़माने में, जैसे जियोपॉलिटिकल ऑर्डर अभी बदल रहा है, हुँ, अगर आज हम एकता ना रखें, अ, तो वो है ना वो सुंदर शेर कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई, वो हमारे साथ फिर से हो जाएगा। हुँ, अ, तो मेरी एक तरह से ये प्रार्थना है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी भी भाषा में बात करते हो, किसी भी संप्रदाय के हो, जज़्बा ये होना चाहिए कि अगर आप भारतवासी हैं, तो आप हम में से एक हैं। ये जज़्बा होना चाहिए और अगर ये जज़्बा रहा, कोई माइका लाल हमें हरा नहीं सकता है। हमें हमारे भारत में इतनी शक्ति है, बस अगर कई बार कमी हुई है, तो बस ये एकता में के कारण। पर अमीश, जब हम देखते हैं लगातार जैसे घटनाएँ हो रही हैं, जैसे आप जिस स्टेट से आते हैं वहाँ भाषा के नाम पर एक अलग किस्म की वितंडा जारी हो रही है ना? ये जो एकता है, जो कि हमारा कोर है, इस एकता में कहीं मतभिन्नता की जगह कम नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि हमारी तो पूरी आप सही संस्कृति वहीं से आई आप सही कह रहे है हैं। ना? देखिए, एक तरीका एकता का ये है कि गुलाब हर दूसरे फूल को बोले हुँ, कि तुम सबको गुलाब में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तुम कमल नहीं हो सकते, तुम लिली नहीं हो सकते, मोगरा तुम नहीं हो सकता। रजनीगंधा नहीं हो सकते, मोगरा नहीं हो सकते, सबको गुलाब बनना पड़ेगा। ये एक तरह, ये हमारा तरीका नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि गुलाब, कमल, मोगरा, रजनीगंधा सबको कहेगा भाई, तुम्हारा अस्तित्व एक सुंदर कमल होने में है, वही रहो। लेकिन हम सब के बीच एक धागा होना चाहिए जो हम सबको एक जो माला में तालाब है वो बचा रहे। क्योंकि अगर हुँ, तालाब मर गया, हम सब मर जाएंगे। जैसे आप आयरलैंड में, यूएस में, यूके में, जो आयरलैंड में आपने तो पढ़ा होगा, इतने प्रहार हो रहे हैं भारतवासियों के ऊपर, भारतीयों के ऊपर, जो ओसीआई जो है या एनआरआई जो हैं, कोई इनसे पूछ रहा है क्या कि तुम हिंदी भाषी हो या कन्नड़ा भाषी हो, तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई पूछ रहा है क्या? हमारी चमड़ी देखते हैं, हमें मारते हैं। करेक्ट? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें सिर्फ भारतीय दिखते हैं। जो अंग्रेजी हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उन्हें भी सिर्फ भारतीय ही दिखते हैं। जो उनका साथ दे रहे थे, उनके ऊपर भी वो शोषण तो करते थे ना। तो उन्हें हम लोगों में कुछ फर्क नहीं दिखता है। हम ही हैं जो इस थोड़े से भेदभाव ने पूरे अपने अपने जहाज को ही डुबाने में लगे हुए हैं। ये एक, अगर पिछले 1000 वर्षों के हमारे पूर्वजों पर मैं मुझे बहुत फक्र है। हुँ, क्या मतलब,
ज्ञान, परंपरा, शौर्य, सब कुछ। लेकिन अगर एक उनमें खामी थी, वो एकता की कमी। तो इस पुस्तक के द्वारा शायद मैं प्रार्थना करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इसलिए मैंने ये सवाल भी हाँ, रखा था कि 5 अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं। हाँ, तो खूब एकता सारी असहमति की आवाज़ें हों, लेकिन वो असहमति की आवाज़ें जिस ब्रॉडर एम्बिट से आती हैं, उसके प्रति एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। एक है ना वो कौरव 100 पांडव 5, जी हाँ, ये आपकी किताब में लाइन है। दी जाए तो 105। करेक्ट। एक आखिरी सवाल है। अम, अमीश त्रिपाठी एक लेखक के तौर पर रूटीन कैसा रहता है? आपने 2022 के बाद अब ये किताब लिखी। कैसे लिखते हैं आप? मतलब मैं बिल्कुल इस सवाल को ये इससे और बेहतर फ्रेम कर सकता था, पर मुझे सरल से सुंदर कभी कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत सरलता से बस यही समझना चाहता हूँ आपसे, हाउ डू यू राइट? देखिए, जहाँ तक रिसर्च का सवाल है तो मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ। महीने में कम से कम 5-6 पुस्तकें पढ़ता हूँ। दशकों से इसी रफ्तार से पढ़ा चला आ रहा हूँ। हफ्ते की एक मतलब हाँ, मोटा-मोटी। लग तो आपका डेली का और रूटीन फिक्स साथ टाइम होता में है कि इतने बजे पढ़ना है या कैसे? यूजुअली मैं शाम को पढ़ता हूँ, अच्छा, शाम को। हुँ, क्योंकि देखिए, अगर आपको जिन विषयों पर मैं लिखता हूँ उसमें रिसर्च की तो ज़रूरत पड़ती है। हुँ, तो वो एक अलग बात है, लेकिन लेखन में सब शिव जी का आशीर्वाद है। मैं आज 12 पुस्तकें हो गई हैं 15 वर्ष में। आज भी मैं ठीक तरह से समझा नहीं पाता हूँ कि भई ये आती कहाँ से है। शिव जी का आशीर्वाद है। मैं बस लैपटॉप खोलता हूँ और एक तरह से एक पैरेलल यूनिवर्स खुल जाता है और बस शिव जी का आशीर्वाद शुरू हो जाता है। कभी कुछ एक ही बार राइटर्स ब्लॉक हुआ था, वो एक कुछ पारिवारिक कठिनाइयाँ थी उसके कारण, लेकिन तो आप रोज़ लिखते उसके हैं? जब भी राइटिंग ब्रेक में होता हूँ, लिखता हूँ और आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़ी आसानी से आ जाती है। बस मैं बस शुरू करता हूँ, लैपटॉप खोलता हूँ, शिव जी का आशीर्वाद शुरू हो जाता है। अब वो आशीर्वाद कब बंद करते हैं पता नहीं। तो इसलिए मेरा प्रयत्न तो यही है कि बस लिखते चले जाओ जल्दी, पता नहीं आशीर्वाद कब बंद कर दे महादेव। एंड एज अ बेस्ट सेलिंग ऑथर, हाउ टू बी अ बेस्ट सेलिंग ऑथर? क्योंकि बहुत सारे, जब हमने कमेंट बॉक्स में बताया कि साहब अमीश आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने पिछले वाले इंटरव्यू में भी वैसे भी कहा कि अमीश जी से पूछे कैसे लिखा जाए, क्योंकि सब लिख रहे हैं, हाँ। पर बहुत कम लोग को हैं जो उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं। सो हाउ टू बी अ बेस्ट सेलिंग ऑथर अकॉर्डिंग टू अमीश, 5 टिप्स। एक ही टिप है, बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने की चेष्टा मत रखिए। बस अपने दिल की आवाज़ सुनिए, आत्मा से लिखिए, चले तो चले, नहीं चले तो कोई नहीं, वो सब भगवान के ऊपर है। कई लेखक तो ऐसे हैं, काफ़्का को देख लीजिए, उनकी पुस्तकें उनकी मृत्यु के बाद चल पड़ी। अ, उसके बारे में ना सोचें। देखिए, अगर आपको यश कमाना है, पैसा कमाना है, तो और बहुत आसान एक और बहुत रूट्स हैं, बैंकर बन जाइए, मैं तो बैंकर होता था। यश नहीं मिलेगा, पैसा तो मिल जाएगा। आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स, जर्नलिस्ट सब अच्छा, लेकिन लेखन का जो अ, उसकी जो जगत है, वो आप अपने दिल के लिए करते हैं, अपनी आत्मा के लिए करते हैं। आत्मा को मत बेचिए। मैं पैसे को नकार नहीं रहा हूँ, पैसा महत्वपूर्ण है, पैसा कमाना ज़रूरी है। अगर आपकी पुस्तकें नहीं चल रही हैं, तो कुछ नौकरी करिए साइड में। ठीक है, मैंने भी वो तो क्या है, पहली 2 पुस्तकें मैंने अपने बैंकिंग नौकरी के साथ लिखी थी। शिव जी की कृपा है कि अभी पुस्तकें इतनी चल जाती हैं कि उसी से मेरा घर चल जाता है। लेकिन बेस्ट सेलर ऑथर बनने की कोशिश मत करिए। दिल की आवाज़ सुनिए, दिल से लिखिए, बाकी सब शिव जी के ऊपर या आपके जो भी इष्ट देवता हैं, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। मेरी दिल की आवाज़ तो ये है कि हम इस बातचीत को खूब बनाए रखें, लगातार चलती रहे। लेकिन कैमरे के पीछे नंदिनी जी की आग्नेय नेत्रों से मुझे आदेश मिला है कि हमें इस बातचीत को यहीं पर मुलतवी करना होगा अगली किश्त के लिए। आप किताबवाला देख रहे थे, कैमरे के पीछे थे प्रशांत और आलिश। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर विज़डम विद अस। हमारी बहुत सारी विषयों पर असहमति हो सकती है, मेरे और आपके तौर पर नहीं, लेकिन जिस तबके को मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, मसलन हमारे पास गार्गी का, मैत्रेय का, अपाला के बहुत शानदार उदाहरण है, लेकिन उसी वक्त पर हमारे पास नांगली और तमाम तरह के ऐसे उदाहरण भी हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए कि क्या महिलाओं के साथ किस तरह का अत्याचार पक्का होनी और उनकी किस तरह से स्थिति थी। कुल मिलाकर के एक बर्ड आई व्यू रख करके सब विषयों पर बात हो। महिलाओं के ऊपर भी एक चर्चा की जाए। सर, करेंगे मुझे एक तो बार। लगता है कि अगर इस एट द एंड ऑफ द डे सारी बातचीत टेबल से ही निकलती है, आपको बहस के लिए बैठना होता है सारी मुद्दों पर। ऐसा लगभग कुछ नहीं है, और मैं लगभग और कदाचित की गुंजाइश इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमेशा बची रहनी चाहिए कुछ हमेशा गुंजाइश तो। बची रहे, नहीं तो ज़िंदगी कहाँ बची करेक्ट। रहेगी। तो ऐसा कोई लगभग कोई विषय नहीं जिसको बातचीत से ना सुलझाया जा ये तो सके। हमारी वादक की परंपरा रही, हम तो विवाद नहीं संवाद हम होना तो चाहिए। मंडन मिश्र और शंकराचार्य की परंपरा से आते हैं। बताइए, बताइए। जहां पर वो कह रहे हैं कि मैं बताती हूँ इसका आधा जवाब, अर्धनारीश्वर मैं हूं तो मैं आधा जवाब दूंगी। बहरहाल, बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए किताब वाला।
इस बातचीत को आप कैसा समझते हैं, ये बातचीत और कैसे बेहतर हो सकती है, तो उसके खूब सारे सुझाव दीजिएगा। और जहां आपको लगे कि आपके अपने एंकर को आपको डांटना है, तो खूब कमेंट बॉक्स उसके लिए खुला हुआ है, बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू। आ गए हैं साल के वो 3 दिन जब हमारे और आपके बीच का पर्दा खत्म हो जाता है। हम और आप आमने सामने मिलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं, सवाल पूछते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, और अगर आप घर से कुछ स्वादिष्ट खाना बना लाएं तो साथ में 2 निवाले भी निगलते हैं। ये है लल्लन टॉप अड्डा। लल्लन टॉप का सालाना जलसा 21, 22 और 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। फटाक से करिए बुकिंग और फिर करते हैं मुलाकात।